नमस्कार, द फ्यूचर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप सभी के समक्ष द फ्यूचर ग्रुप्स के इस यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं भारतीय संविधान की एक वीडियो सीरीज। जी हाँ, भारतीय संविधान की एक वीडियो सीरीज जिसका नाम हमने दिया है संपूर्ण भारतीय संविधान। इस सीरीज के अंतर्गत संविधान के हर एक हिस्से को कवर करेंगे हम। संविधान के हर एक भाग को, हर एक आर्टिकल को, हर एक अनुसूची को, और इनके अलावे जो भी कुछ बच जाता है, जैसे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा, और भी भारतीय संविधान के बनने से पहले जो भी संवैधानिक विकास हुए, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे संपूर्ण भारतीय संविधान के इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। तो आइए आज हम इस सीरीज का श्री गणेश करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की। जी हाँ, पार्ट 1 की बात करी जाएगी और इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, भारतीय संविधान के इस खास पेशकश को। और आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की। क्या है भाग 1? भाग 1 यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आप भाग 1 के इस नामकरण से, इस नाम से ही, इस हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि किन किन बातों का जिक्र होने वाला है। पहली चीज़ तो हमारे राष्ट्र की प्रकृति क्या होगी उसकी बात करी जा रही है संघ के रूप में। यानी भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संघीय राज्य हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा और इसके टेरिटरी क्या होंगे, इसके क्षेत्र क्या होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को इस हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद आर्टिकल 1 की। कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो सबसे पहले संघ का नाम क्या है भाई? तो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो हमारा ये राष्ट्र है इसका नाम भारत है और उसको इंडिया भी कहा जाएगा, समझा जाएगा। बात समझिएगा। और कैसी प्रकृति होगी इसकी? ये राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आप देखेंगे ना, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सब क्या है? राज्य हैं। और भारत इन राज्यों का एक संघ है, इन राज्यों का एक यूनियन है। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 1 भारत की प्रकृति को बयां कर रहा है कि भारत कैसा राष्ट्र है। तो भारत एक संघ है। किसका संघ है? तो भारत राज्यों का संघ है। इस संघ भारत जो है मतलब एक राज्यों का संघ है और इसका नाम जो है वो भारत है, जिसे इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और भारत क्या है? तो जो इंडिया है। चूंकि ब्रिटिश आज़ाद होने से पहले हम लोग क्या थे? ब्रिटिश भारत के गुलाम थे। आप कहें तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारी राज व्यवस्था संचालित थी। और ब्रिटिशर्स ने जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस नाम का इस्तेमाल किया वो था इंडिया। तो चूंकि आज़ाद होने से पहले हमारी एक आइडेंटिटी, एक ग्लोबल आइडेंटिटी आप कह सकते हैं, एक वैश्विक आइडेंटिटी हमारी जो है वो इंडिया के नाम से थी। सो जरूरी था कि इंडिया को भी साथ रखा जाए। आप कहें कि मैं भारत से हूँ और विदेश का कोई नागरिक ये सोचे कि ये भारत किस चिड़िया का नाम है, तो आप कह सकते हैं कि भारत वही है जिसे आप इंडिया के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? भारत वही है जिसे आप इंडिया के रूप में जानते हैं। तो इंडिया ज़रूरी था क्योंकि हमारी एक वैश्विक पहचान जो है वो इंडिया के रूप में ही थी। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि इंडिया को भी साथ साथ रखा जाए। इसीलिए ये दूरदर्शिता का परिचय दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने, और उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री का नाम भारत है जो कि इंडिया है। भारत अर्थात इंडिया, जो कि वैश्विक स्तर पर जो है वो इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसका नाम जो है वो भारत है। इसकी प्रकृति क्या है भाई? तो राज्यों का एक संघ होगा। अब इसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से में, इसी आर्टिकल 1 का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से संविधान जब बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। जो पहली अनुसूची है वो संघ के राज्य और संघीय राज्य और उनके क्षेत्रों से संबंधित है। तो कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? मतलब भारत जो है
राज्यों का संघ है, तो वो राज्य कौन है? तो वो राज्य वही है जो पहली अनुसूची में लिस्टेड है, चाहे वो राज्य हो और चाहे वो संघीय राज्य हो। पहली अनुसूची में जिन राज्यों का वर्णन किया गया है, जिन संघीय राज्यों का वर्णन किया गया है, उनकी टेरिटरी का वर्णन किया गया है। ये वही राज्य होंगे जिनसे मिलकर के ये भारत बना है, जिन राज्यों से मिलकर के यह एक संघीय राज्य भारत बना है। तो राज्य कौन होंगे? जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। बात समझ में आ रही है? उनके राज्य क्षेत्र भी वही होंगे। तीसरा हिस्सा इसी आर्टिकल का क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत की जो टेरिटरी है, किसके द्वारा वो रिप्रेजेंट होगी, या इसके टेरिटरी में कौन कौन से क्षेत्र होंगे? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, यानी जिन राज्यों के संघ से भारत का निर्माण हुआ, उन राज्यों को जो राज्य क्षेत्र है, उनकी जो टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, कुछ संघीय राज्य भी हैं, जैसे आप आज के डेट में देखो जम्मू एंड कश्मीर, आप लद्दाख को ले लो, आप चंडीगढ़ को ले लो, आप दिल्ली को ले लो, ये जो संघीय राज्य, पुडुचेरी को ले लो, ये जो संघीय राज्य हैं, इनके भी राज्य क्षेत्र जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। और समय समय पर किसी संधि के परिणाम से या किसी अन्य जो है वो तरीके से भारत जो भी कोई भूभाग अर्जित करेगा, उसको भी जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर समाविष्ट किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 1 है वो भारत का नाम बता रहा है, भारत की प्रकृति बता रहा है, जिन राज्यों से मिलकर के भारत के संघ का निर्माण हो रहा है वो राज्य कौन से होंगे इसके बारे में उल्लेख कर रहा है, और भारत के टेरिटरी को, भारत के क्षेत्र को बता रहा है, भारत के क्षेत्रफल को बता रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है उसमें सम्मिलित होंगी। बात करेंगे आर्टिकल 2 की, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारत में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना के बारे में यह अनुच्छेद 2 कहता है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो उचित या ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का प्रवेश, याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि बाहर से किसी राज्य का भारत का अंग बन जाना। भारत मतलब बाहर के, जो कि भारतीय टेरिटरी का, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसका भारत का अंग बन जाना। ठीक है, जो भारत का नहीं है और फिर उससे वो भारत का हिस्सा बन जाए, उसकी बात हो रही, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो इस संसद विधि द्वारा मतलब कानून के द्वारा, विधि नियमन के द्वारा जो है वो संविधान में ऐसे संशोधन करके जो उचित समझे, जो ठीक समझे, ऐसे शर्तों पर संघ में, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। 2 के क में बात करें, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 के मतलब एक ये बना था। लेकिन इससे पहले 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संघात्मक स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन कर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आर्टिकल 2 को जो अभी निरसित है यानी समाप्त है, लेकिन एक समय यह अस्तित्व में था। कब? जब सिक्किम पूर्णतः भारतीय संघ का राज्य नहीं बना था, तब तक संविधान संशोधन, जो 36वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया। लेकिन 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संघात्मक स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन कर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और जब वो पूर्ण राज्य बन गया तो ये मतलब कि ये आर्टिकल जो है वो स्वतः जो है वो समाप्त हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे मतलब आज़ाद भारत और संविधान के लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि भारत ने जो है वो अर्जित किए हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से संविधान के लागू होने के समय भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो भारतीय संघ का हिस्सा बने और उसके बाद उनको जो है वो भारतीय संघ में जगह दी गई और उनको मान्यता दी गई। तो आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। बात करेंगे आर्टिकल 3 की, नए राज्यों का निर्माण। जी हाँ, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों के निर्माण में अंतर है। प्रवेश से अर्थ है कि संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो पहले से है नहीं, उसको अर्जित किया गया। निर्माण से मतलब है कि 2 राज्य हैं, उन दोनों राज्यों की सीमाओं में कुछ बदलाव करके, उनकी सीमाओं में कुछ कटौती करके तीसरे राज्य की स्थापना कर दी गई, तीसरे राज्य का निर्माण कर दिया गया। आर्टिकल 3 इनसे है, जैसे बिहार से झारखंड का बनना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बनना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना।
मुंबई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र का बन जाना। समझ रहे हैं बात को? तो ये है आर्टिकल 3 इससे संबंधित है, जबकि आर्टिकल 2 जो है वो बिल्कुल नए, जो संघ का हिस्सा है ही नहीं, वैसे अर्जित भूभाग को, वैसे अर्जित टेरिटरी को जो है वो संघ का में मतलब लेना या संघ में जो है उसका निर्माण करना, वो उससे संबंधित हमारा आर्टिकल 2 था। आर्टिकल 3 राज्यों की सीमाओं में बदलाव करके, 2 राज्यों की सीमाओं में बदलाव करके, एक राज्य के हिस्से को काट करके नए राज्यों की जो स्थापना होती है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो नए राज्यों का निर्माण, उनके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। याद रखिएगा, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो वो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही संभव है। सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत संभव है। नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के अंतर्गत संभव है। तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके। वही मैंने कहा, या तो एक राज्य का बंटवारा हो जाए या 2 राज्यों के थोड़े थोड़े हिस्से को मिलाकर के एक तीसरा राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य का कोई हिस्सा दूसरे राज्य को दे दिया जाए। ये सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। इसी आर्टिकल 3 का दूसरा जो मतलब की पॉइंट्स है वो कहता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। हाँ बिल्कुल, एक राज्य के क्षेत्रफल को घटाकर दूसरे राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। एक राज्य के 2 जिलों को जो है वो दूसरे राज्य को जो है वो दिया जा सकता है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। निश्चित तौर पर अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ता है तो दूसरे राज्य का क्षेत्रफल जो है वो घटेगा ही, क्योंकि नए भूभाग का तो निर्माण हम करेंगे नहीं। तो अगर एक राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर दूसरा राज्य भी उससे जो है वो प्रभावित होगा। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है वो होता है। ये किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। निश्चित तौर पर जब भूभाग एक राज्य के 2 जिले दूसरे राज्य को दे दिए जाएंगे तो उनकी सीमाएं, तो उनका बॉर्डर तो बदलेगा ही, उनका मानचित्र तक बदलेगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। याद रखिएगा, आर्टिकल 3 के तहत ही जो है वो संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो आर्टिकल 2 जहां नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। नए राज्यों का निर्माण भारत के टेरिटरी के अंदर हो रहा है। नए राज्यों का प्रवेश भारत के टेरिटरी के बाहर के जो मतलब कि का हिस्सा है, आप उसको प्रवेश दे रहे हो, वो आपका हिस्सा नहीं है। बात समझिएगा, वो आपका नहीं है, लेकिन अब आप किसी संधि के द्वारा, किसी समझौते के द्वारा उसको आप अब अपना रहे हो, उसको आप अपने टेरिटरी में जगह दे रहे हो, देन आप आर्टिकल 2 के अंतर्गत वो करोगे। बात करेंगे आर्टिकल 4 की। एक चीज आप जान लो, आर्टिकल 2 के तहत अगर किसी नए राज्य का प्रवेश होता है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना होती है, मान लो आप सपोज कि जो है वो किसी पड़ोसी मुल्क के जो है वो किसी हिस्से को आप जो है वो अर्जित करते हैं किसी समझौते के तहत, तो आर्टिकल 2 के तहत आप उसको लेते हो और वो भारतीय टेरिटरी का एक हिस्सा बन जाता है। तो निश्चित तौर पर जैसे ही आर्टिकल 2 के तहत ये संशोधन होगा, वो नया हिस्सा आएगा, तो इससे 2 चीज़ें बदल जाएंगी। एक अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में चेंजेस होंगे। क्या है फर्स्ट शेड्यूल? तो चूंकि नए राज्य का प्रवेश हुआ है तो भाई पहली शेड्यूल को आप अपडेट करो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपके मोबाइल में 100 लोगों के नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में और आपने सेव कर रखे, एक नया नंबर आप सेव करोगे तो कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट होगी। तो अब नंबर्स जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर्स होंगे वो अब 100 से 101 हो जाएंगे ना। तो उसी तरह से जब नए राज्य का प्रवेश होगा तो राज्यों की संख्या बढ़ेगी। अगर मान लो कि संख्या नहीं बढ़ी, आपने उसको किसी और राज्य के पहले से मौजूद किसी राज्य के साथ ही जोड़ दिया, तो कम से कम उसकी टेरिटरी, उसका क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, उसकी सीमाएं तो बदलेंगी। तो इससे क्या होगा, पहली अनुसूची को अपडेट करना होगा, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ में जितने राज्य हैं, जितने संघीय क्षेत्र हैं, उनकी टेरिटरी, सारा चीज का जो है वो जिक्र किस में किया गया, प्रथम शेड्यूल में। और चौथा जो अनुसूची है वो है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। आपको पता है कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जहाँ निम्न सदन है, राज्यसभा वहीं उच्च सदन है। तो ये 2 सदन है और राज्यसभा जो है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो जब किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो घटेगा या बढ़ेगा। सपोज बिहार की राज्यसभा में सीटें
झारखंड की स्थापना से पहले कुछ और होंगी और झारखंड बनने के बाद सीटें कुछ और हो गई होंगी, बिहार की सीटें घटी होंगी और झारखंड जो नया बना हुआ राज्य है उसकी भी कुछ सीटें उसमें जो है वो ये होंगी। तो जब भी कोई नए राज्य की स्थापना होती है, किसी नए राज्य का प्रवेश होता है या आर्टिकल 3 के तहत पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं में कोई बदलाव होता है या नए राज्यों का निर्माण होता है, तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 भी चेंज होते हैं। अब आंध्र प्रदेश से एक राज्य तेलंगाना बना तो शेड्यूल 1 अपडेट होगा। तो अब आंध्र प्रदेश की का पहले राज्यसभा में जो मतलब आवंटन था राज्यसभा की सीट होगा, अब वो भी बदलेगा, वो कमेगा। तेलंगाना के लिए फिर से सीटें जो है वो बदलेंगे, तो शेड्यूल 4 भी जो है क्या होगा, अपडेट होगा। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी ऑटो अपडेट होंगे जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई विधि बनाई जाएगी तब। तो वही कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। यानी जैसे ही आर्टिकल 2 और 3 में कोई बदलाव होंगे, उसी के तहत आर्टिकल 3 शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 यानी कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी क्या होंगे, बदले जाएंगे। कहता पूर्वक प्रकार की कोई भी अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मांगी जाएगी। जो साधारण प्रक्रिया है उसी के तहत ये होगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी संविधान संशोधन के मद्देनजर। ठीक है, तो इस प्रकार की किसी भी चीज़ को 368 के तहत जो है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से जैसे आर्टिकल 2 और 3 में चीज़ें होंगी, अनुसूची पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी संशोधन जो है वो उसी तरह से प्रभावी होंगे। पहली अनुसूची जहां राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित है, वहीं चौथी अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, जैसा कि मैंने बताया। तो आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी बदलाव शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी प्रभावी होगा और उसके लिए विशेष रूप से अलग से किसी भी संवैधानिक संशोधन की आर्टिकल 368 के तहत जरूरत नहीं होगी। आई होप आप इस आर्टिकल को समझ गए होंगे। तो अब बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की जो इस पार्ट 1 से संबंधित है। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 आर्टिकल हैं हमारे इस भाग में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको भी हम चलते चलते इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो संविधान सभा द्वारा जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो उस समय प्रथम अनुसूची में शेड्यूल 1 में राज्यों की 4 श्रेणियां थीं, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। क के अंतर्गत 9 राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के ही प्रांत थे। ठीक है, जिसको आप मतलब ब्रिटिश प्रोविंशियल कह सकते हैं, तो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। ख के अंतर्गत ख श्रेणी में भी 9 राज्य थे और इनका जन्म मुख्यतः एकीकरण के फलस्वरूप हुआ था, मतलब कि कुछ कुछ हिस्सों को जो है वो एक साथ मर्ज करके और ये 9 राज्यों का निर्माण किया गया था। भाग ग श्रेणी में 10 राज्य थे जिनका शासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र द्वारा चलाया जाता था, आप इनको संघ शासित राज्य जैसा कह सकते हैं। और भाग घ के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो 4 कैटेगरी थी जब हम संविधान को, हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय। ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रांत क में आते थे, एकीकरण के फलस्वरूप जो नए राज्यों का मतलब कि जो है प्रादुर्भाव हुआ वो ख में आते थे। संघ शासित श्रेणी वाले राज्य जिनका केंद्र सीधे जो केंद्र का जिनका शासन केंद्र के से जुड़ा हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, जहाँ केंद्र शासन कर रहा था, वो थे ग में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घ में रखा गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने राज्यों की इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 2 श्रेणियां बच गई, एक राज्य और दूसरे संघ राज्य। इस पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए। 1953 में भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। पुनः 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि 2014 में ये तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग भी हो गया। 1960 में इसी आप देखिए मतलब कि जो ये पार्ट 1 है, जो आर्टिकल है पार्ट 1 है, इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ नए राज्यों का निर्माण भी हुआ। 1960 में बम्बई राज्य जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गया। 1961 में नागालैंड अस्तित्व में आया। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक नए हिंदी भाषी राज्य हरियाणा का गठन किया गया।
1971 में हिमाचल प्रदेश जो पहले संघ राज्य क्षेत्र था उसे राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, 35वां संविधान संशोधन है ना। और फिर 36वां संविधान संशोधन आया तो पूर्ण राज्य बन गया, आर्टिकल 2 में आपने देखा होगा। 1986 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 87 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों की सीमाओं, नामों, क्षेत्रों आदि में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब लोग। इसका जिक्र हमने आर्टिकल 4 के अंतर्गत भी कहा कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण होता है या किसी नए राज्य का भारतीय सीमा में, भारतीय टेरिटरी में, भारतीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में प्रवेश होता है तो उसकी वजह से अनुसूची पहली मतलब अनुसूची प्रथम और अनुसूची चौथी, चतुर्थ अनुसूची या प्रथम अनुसूची जो है उसमें भी संशोधन होंगे और बिल्कुल वो सामान्य प्रक्रिया से ही होंगे। 368 के तहत उनको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। किसी भी विशेष तरह के मेजॉरिटी या विशेष तरह की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। परंतु यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन भारत कोई अपना क्षेत्र किसी को सौंपना चाहे, किसी का लेना चाहे तो बात उतनी गंभीर नहीं है। अपने ही टेरिटरी में कुछ और बंटवारे, कुछ और भाग बनाए, 29 की जगह 35 राज्य बन जाए, बात तब भी गंभीर नहीं है। बात कब गंभीर है? जब भारत का कोई हिस्सा किसी को देना हो। संप्रभु राष्ट्र भारत का हिस्सा किसी को देना हो तब बात गंभीर हो जाती है। और इसीलिए कहा गया कि परंतु अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी और को सौंपना हो या अंतरित करना हो तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जरूरी हो जाता है। यानी कि तब आपको आर्टिकल 368 के तहत जो एक कंप्लीट संविधान संशोधन वाली प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा, तब ही जाकर के ये चीज़ें संभव हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा बेरुबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में किया गया है। ठीक है, बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए संविधान में 9वां संशोधन 1960 में किया गया था। याद रखिएगा, भारत के किसी हिस्से को अगर किसी को दे सौंपना है तो 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की अनिवार्यता है। लेकिन लेना है और भारत के ही राज्य क्षेत्र में कोई नए राज्य का निर्माण करना है, किसी नए राज्य के राज्य क्षेत्र में कुछ किसी पहले से मौजूद राज्य के राज्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना है, 368 के तहत जो है वो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में है। झारखंड बिहार से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। 2014 में तेलंगाना, देखा आपने, 1953 में आंध्र बनता है, 1956 में फिर हैदराबाद के तेलंगाना वाले हिस्से को उसमें जोड़ दिया जाता है, फिर 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 2, 3 और 4 की आवश्यकता और महत्ता कितनी है। मतलब भारत के अंदर भारत की पूरी टेरिटरी, भारत की पूरी प्रकृति, हर चीज़ जो है वो इस पहले वाले हिस्से से जो है वो जुड़ी हुई है। इससे संविधान में विद्यमान एक अनूठी लोचशीलता का भी पता चलता है, जिसने आज़ादी के 7 दशक के बाद भारत के मानचित्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। जी बिल्कुल, आप देखो समय समय पर जब जब भी ज़रूरत पड़ी है, यहाँ तक कि अगर किसी आदिवासी संस्कृति कोई पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को बचाने की ज़रूरत पड़ी है, उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत पड़ी है, भारत ने अपने अंदर उन राज्यों के निर्माण में जो है वो मतलब आप कहेंगे कि जो है वो तत्परता दिखाई है। ऐसा नहीं, आप देखो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, निश्चित तौर पर एक बार में लगेगा कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन आपको सोचना होगा कि भाई किसी की राष्ट्र बना किससे है? हमसे। तो किसी की सांस्कृतिक पहचान भी है, किसी की अपनी भाषाई पहचान भी है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखते हुए, वो अपनी आइडेंटिटी को सख्त रहते हुए इस भारत को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहता है तो हमें निश्चित तौर पर उसकी आइडेंटिटी को जो है वो, उसके आइडेंटिटी को वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान का ये अद्भुत लक्षण है कि जहाँ कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं
तो भारत हठधर्मिता नहीं, उनको उनकी पहचान को भारत जो है वो उनकी पहचान को और मजबूत बनाता है, उनके साथ खड़ा होता है। और यही कारण है कि विविधताओं से भरा भारत भी आज एक है। विविधताओं से भरे भारत में एकता आज भी जो है वो विद्यमान है। आई होप आज के इस वीडियो में आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आपके सामने पहली अनुसूची में मतलब जो है वो रजिस्टर्ड आप कहें जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पाएंगे। जो कि टोटल राज्य जितने हमारे हैं उनके नाम है और टोटल जो यूनियन टेरिटरी है उनके भी नाम है। और इस खास आज के इस वीडियो में हमने पार्ट 1 को कवर किया है और हमें पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और निश्चित तौर पर हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द हम अगले भागों को भी लेकर के आपके समक्ष आएँ और आपके प्री एग्ज़ाम से पहले हम एक कंप्लीट रिवीजन जो है वो आपका इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो है वो करा पाएँ। वैसे एस्पायरेंट के लिए जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं और बिल्कुल नए स्टूडेंट्स जो पहली बार बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी ये पेशकश खास होगी, क्योंकि हम बिल्कुल जो है वो वन लाइनर अप्रोच को मतलब इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा और उनके भी तैयारी में जो है वो हम एक अहम योगदान दे पाएंगे। तो मिलते हैं संविधान के अगले भाग से संबंधित वीडियो को लेकर के, जिसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में।